हम बात करते हैं कॉमन कॉन्सेप्ट्स एंड इंडिकेटर्स। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में 2 मार्क्स के लिए तो डेफिनेटली आते ही आते हैं, या फिर आपको 4 मार्क्स के लिए भी एक्सप्लेन के लिए आ सकते हैं। तो पहला है CBR, क्रूड बर्थ रेट। इट मीन्स दैट नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन। अगर इसकी हमें एक्यूरेट डेफिनेशन देखनी हो तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब एरिया यहाँ पर कैन बी कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और टेरिटरी इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली अ ईयर, एंड इनटू द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन है क्रूड बर्थ रेट की, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बर्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इनटू 1000। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है 2, 4 या फिर 6 मार्क्स के लिए अकॉर्डिंगली, राइट। तो डेफिनेशन आप वही लिख सकते हैं जो मैंने बताई है, दैट इज एक्यूरेट। उसके बाद है आपका CDR, दैट इज क्रूड डेथ रेट। Basically, number of deaths in a particular area in a specified period of time per 1000 population, इसको हम बोल सकते हैं crude death rate, and इसका फॉर्मूला है number of deaths upon total number of population into 1000। तो ये आपका हो गया crude death rate। The third is journal fertility rate. It is basically the number of live births per 1000 women in the childbearing age, that is 15 to 49 years, that is considered as journal fertility rate। तो इसका फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ बर्थ अपॉन टोटल नंबर ऑफ विमेन एज ग्रुप बिटवीन 15 to 49 years in particular year, right, and into thousands। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया जर्नल फर्टिलिटी रेट का। नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 year per 1000 लाइव बर्थ्स, एंड इसका फॉर्मूला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेथ ऑफ बेबीज बिफोर एज ऑफ 1 year अपॉन नंबर ऑफ बर्थ इनटू 1000। सो नेक्स्ट है ग्रोथ रेट। Growth rate is basically the difference between birth rate and death rate। इसमें आपका डिफरेंस जीरो तब होता है जब आपकी जो पॉपुलेशन है स्टेबलाइज्ड हो। When your population is stabilized, the difference is zero। अब इसमें आपका जो पॉपुलेशन है उसको रिप्लेसमेंट लेवल, मतलब जीरो रिप्लेसमेंट लेवल तब बोल सकते हैं अगर 2 पेरेंट्स are replaced by 2 children, right? तो यहाँ पर आपका रिप्लेसमेंट जीरो होगा, बट अगर चिल्ड्रन आर मोर देन इट विल नॉट लीड टू जीरो रिप्लेसमेंट। तो इस केस में आपका रिप्लेसमेंट लेवल इज नॉट जीरो। अब कई जगह नेगेटिव ग्रोथ रेट हम बोलते हैं। नेगेटिव ग्रोथ रेट इज बेसिकली फर्टिलिटी बिलो रिप्लेसमेंट रेट, राइट। मतलब जहाँ पर आपका जो कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर फर्टिलिटी बहुत ही कम है, एक लिमिट के मतलब एक लिमिट को क्रॉस नहीं कर रही है, एक मतलब एक लाइन है उसको क्रॉस नहीं कर रही, उससे नीचे है, द पॉपुलेशन इज नॉट दैट मच हाउ मच इट शुड बी इन अ कंट्री, इन अ स्टेट, तो उसको आप बोलते हैं नेगेटिव ग्रोथ रेट, राइट। एंड एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम इंक्लूड करते हैं मेनली जापान, रशिया, इटली एंड ईस्टर्न यूरोप। तो इन कंट्रीज को हम बेसिकली बोल सकते हैं नेगेटिव ग्रोथ रेट डिस्क्राइब्ड कंट्रीज। नेक्स्ट है टोटल फर्टिलिटी रेट। दिस मीन्स व्हेन नंबर ऑफ वीमेन गिव बर्थ टू चाइल्ड in a particular area and in a particular age, that is 15 to 49 years। तो इसको आप बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट है आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोला गया है when the number of women die while giving
बर्थ टू अ चाइल्ड, राइट। तो उसको यहाँ पर बोला गया है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर 1000 women of a particular area. Life expectancy, basically an average in which a person is assumed to survive, तो उसको बोला गया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मीन्स कितने साल एक पर्सन मतलब उसकी कितनी लाइफ है, वो कितने साल जी सकता है, उसको हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट है सेक्स रेशियो, बेसिकली नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, राइट, इसको बोला है सेक्स रेशियो। नेक्स्ट है आपका एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। सो एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन में आपको बोला गया है व्हेन नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ पर्टिकुलर एज ग्रुप, राइट, बिलोंग्स एंड बेसिकली हमारे मतलब हम एज स्ट्रक्चर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज योर चिल्ड्रन, राइट, then your working population, then your aged population, that is dependent population, right। तो इसको हमने यहाँ पर एज स्ट्रक्चर बोला है। ये एज स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 4 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए और 6 मार्क्स के लिए आ सकता है। द लास्ट इज डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो इज बेसिकली व्हेन नंबर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज more and the dependents are not work, means जब आपके नॉन वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड होती है, राइट, तो उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी रेशियो। एंड जब नॉन वर्किंग पॉपुलेशन इज मोर, राइट, तो उस टाइम नॉन वर्किंग पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड रहेगी? ऑफ कोर्स वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर, राइट। सो यहाँ पर आप बोल सकते हैं इसे डिपेंडेंसी रेशियो। अब नेक्स्ट टॉपिक है size and growth of India's population. Today, the population of India is very high, but it has not always seen high. Growth has been up and down. तो ये बोल रहा है कि मतलब जो इंडिया है उसकी पॉपुलेशन में अप्स एंड डाउन्स बहुत बार आए, कभी वो हाई थी, कभी वो लो थी, राइट। पर अगर आज के सिनेरियो में देखा जाए तो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन वाइज, populous country, largest second largest populous country in the world, right after China. So यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसके causes क्या है। अब causes है फर्स्ट एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स क्या होता है? बेसिकली किसी भी बोल सकते हो आप बीमारी का फैलना एक पर्टिकुलर कंट्री में या फिर एक रीजन में, राइट। सो इसको हम एपिडेमिक्स बोलते हैं एंड इट इफेक्ट्स लार्ज पॉपुलेशन, लैक्स ऑफ पीपल, राइट। सो इट इज़ एपिडेमिक्स। अगर आज के सिनेरियो की बात की जाए, प्रेजेंट सिनेरियो, कोविड-19 कोरोना वायरस, वो क्या है? वो एपिडेमिक है कि पैंडेमिक है? ऑफ कोर्स इट इज़ अ पैंडेमिक। पैंडेमिक इसीलिए क्योंकि इट इज़ नॉट अ कंट्रीज प्रॉब्लम और अ रीजन्स प्रॉब्लम, वो ग्लोबली है, राइट, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है बीमारी, महामारी, दैट इज कॉल्ड पैंडेमिक एंड which is limited in a country or a state or any region, that is called epidemic. I hope it is clear to you. अब एपिडेमिक्स से कैसे इफेक्ट होती है पॉपुलेशन अप एंड डाउन्स में? इंडिया में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आई है जैसे कि फ्लू की बात की जाए, चिकनगुनिया, राइट, एंड मलेरिया, plague. So these type of epidemics affected the population. And world perspective पे देखा जाए तो जब वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम स्पेनिश इन्फ्लुएंजा फैला था और उसकी वजह से लैक्स ऑफ पीपल डाइड। इट वाज बेसिकली अ कम्युनिकेबल टाइप ऑफ अ डिजीज आप बोल सकते हैं, राइट, कंटामिनेटेड। क्योंकि उस टाइम क्या था कि जो लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, देयर वर नो मेडिकल फैसिलिटीज एट दैट टाइम, और सोल्जर्स यूज टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उसकी वजह से क्या होता था कि वो वन पर्सन टू दूसरे पर्सन में ट्रेवल करती थी। जो स्पेनिश इन्फ्लुएंजा था बेसिकली वो आपके थ्रॉट को और कैविटी को इफेक्ट करता है और उसकी वजह से यू चोक एंड डाई, राइट। तो ये एपिडेमिक्स थी, राइट।
और इसकी वजह से बहुत मतलब कि डेथ रेट ज़्यादा हुआ, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, पीपल वर नॉट अवेयर, राइट। एंड उस टाइम टेक्नोलॉजी वाज नॉट आल्सो दैट मच डेवलप्ड, राइट। नेक्स्ट है आपका नेचुरल डिजास्टर्स, राइट। अब नेचुरल डिजास्टर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल में, आप बोल सकते हो डेथ रेट एंड ऑल में, राइट। एंड उसके साथ ही फेमाइन, राइट। फेमाइन में आपका दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है आपका मैन मेड। नेचुरल में आपका जैसे कि एक्सेसिव रेनफॉल, राइट, ड्राउट, सो दीज आर नेचुरल। और अगर मैन मेड की बात की जाए, सो मैन मेड में आप बोल सकते हो जैसे कि मैन मेड फेमाइंस किस टाइप के हो सकते हैं, स्टारवेशन, राइट, फेमाइन, भुखमरी, राइट, दैट इज when there is shortage of food is not available, right, famine, right. And other cases or can also be considered, right. Please comment in the comment section which are other examples of man-made famines. Okay, so उसके बाद यहाँ पर if I talk about famine, अब इस सिचुएशन में जब फेमाइंस आते हैं तो द कंट्री इकोनॉमी ऑल्सो गोज डाउन एंड डेथ रेट इंक्रीजेज, राइट। इसके ही रिगार्ड में डॉक्टर अमृत्या सेन, अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, स्टेटेड दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट फेमाइन इज ड्यू टू लैक ऑफ फूड ग्रेन, बट इट कुड बी ड्यू टू lack of inefficient, sorry, I have to write here, inefficient distribution, failure of entitlements मतलब कि food products और जो भी sacks of wheat and also entitlements, and inability of people to buy otherwise obtain food. तो it is very right and very true. मतलब कि उन्होंने बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट दी है, राइट, कि बेसिकली फेमाइन इसी कॉज से नहीं होता है कि मतलब कि आप बोल सकते हैं कि जस्ट ड्रॉट आ गया या फ्लड्स आ गए, बट इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू दीज रीजंस विच ही हैज स्टेटेड हियर। अब मेजर्स क्या लिए जाए, क्या क्या मेजर्स कर सकते हैं टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। फर्स्ट, अवेयरनेस. Awareness is must among people. If people will be aware about good medical conditions, if good medical conditions will be present, this can be, death rate can be controlled. This is foremost. Second, we can say that, green revolution also played, like, different type of new varieties of seeds, like HYV seeds were introduced, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, आपकी जो फर्टिलिटी थी सॉइल की वो इंक्रीज हुई, और इस वजह से क्या हुआ कि प्रोडक्शन जो यील्ड थी, यील्ड दैट आल्सो इंक्रीज्ड वेरी मच, राइट। सो दिस ग्रीन रेवोल्यूशन आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स आल्सो यू कैन से, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. एंड इफ आई टॉक्ड अबाउट अवेयरनेस, तो अवेयरनेस किसकी, फार्मर्स को अवेयर करना न्यू टेक्निक्स के बारे में, न्यू इनोवेटिव फार्मिंग इक्विपमेंट्स, टूल्स के बारे में. So that also plays a very important role here. Other measures, please comment in the comment section and find out. Okay, नेक्स्ट हम आते हैं नरेगा के ऊपर. नरेगा की फुल फॉर्म होती है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. कौन सी ईयर में हुआ था? प्लीज कमेंट इट, राइट, सो दैट समथिंग यू कैन ऑल्सो फाइंड इट आउट एंड यू कैन मेक दिस सेशन एन इंटरेस्टिंग सेशन. ओके, तो इसके बाद नरेगा में यहाँ पर क्या होता है कि टेक्स केयर टू सी दैट एवरीवन इज एम्प्लॉयड, so that if there is a famine they can move somewhere else to buy food. तो मीन्स बेसिक जो लोग, मतलब बेसिक एक तरह से आपको एक तरह से मनी प्रोवाइड हो, ठीक है, आपकी जो डेली लाइफ है वो चल सके. एंड मेनली रूरल पीपल आर इन्वॉल्व हियर हु आर जॉबलेस, ठीक है. तो कुछ भी काम है जो भी विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, राइट, तो उन लोगों को क्लियरली इस चीज़ का पता होगा, राइट. क्योंकि अब सपोज एक विलेज में एक सड़क बनानी है, स्मॉल पाथ कंस्ट्रक्ट करना है, तो लिमिटेड डेज के लिए, राइट,
उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जाएगा और डेली वेजेस उन वर्कर्स को, नरेगा वर्कर्स को प्रोवाइड की जाएगी, ताकि जो उनकी जो भी वो कलेक्ट करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे अपनी मनी को, ताकि वो अपने बैड टाइम्स में उसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज नरेगा। तो चलिए अब बात करते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। अब यहाँ पर आपको टोटल फर्टिलिटी रेट में व्हेन द बर्थ रेट इज हाई एंड डेथ रेट इज लो इट रिजल्ट्स इन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, तो यहाँ आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब तो पता चल ही गया होगा। अब अगर हम बात करते हैं बर्थ रेट की, तो बर्थ रेट में उसके जो फैक्टर्स उसको लीड करते हैं वो है माइंडसेट ऑफ पीपल, राइट। माइंडसेट ऑफ पीपल से मतलब है कि लोगों की सोच अभी भी बहुत बैकवर्ड और प्रिमिटिव है। उन लोगों को पता ही नहीं है कि गर्ल चाइल्ड अगर मतलब कि अगर गर्ल चाइल्ड है तो वो भी एक बॉय चाइल्ड की तरह इक्वल है, उसमें भी उतना ही पोटेंशियल है, कैलिबर है जो वो प्रूव कर सकती है। तो ये एक माइंडसेट लोगों ने बना लिया है कि दे आर डिजायरिंग फॉर बॉय चाइल्ड, जो कि हमारा सेकंड फैक्टर है, डिजायर फॉर मेल चाइल्ड। ठीक है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इफ पीपल आर जस्ट डिजायरिंग फॉर मेल चाइल्ड एंड दे आर गेटिंग अ गर्ल, और they are just neglecting that girl and they are just going for another child, in this way birth rate is day by day increasing। ठीक है, तो ये बहुत ही बहुत ही बैड इफेक्ट है चीज। ठीक है, उसके बाद है थर्ड पैट्रीलिनियल सोसाइटी। पैट्रियार्कल या फिर पैट्रीलिनियल का मतलब है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जहां पर मेल हैज द पावर्स, ठीक है, टू जज समथिंग, टू एग्जीक्यूट और टू प्लान समथिंग। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर भी बहुत गलत है। बोथ बोथ मेन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल कंसल्टेशन, और आई कैन से दोनों का आपस में एक तरह से कोऑपरेटिव बॉन्ड होना चाहिए। एक को ही बिल्कुल अपने डिसीजंस दूसरे के ऊपर नहीं रखने चाहिए। तो अगर ऐसा होता है सो दैट ऑल्सो लीड्स टू हाई बर्थ रेट। ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स आई कैन से। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट लेवल की। रिप्लेसमेंट लेवल अगर देखा जाए तो केरला की और तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो दे हैव अटेन्ड जीरो लेवल ऑफ स्टेबिलिटी इन रिप्लेसमेंट लेवल। वहाँ की अगर एजुकेशन लिटरेसी इज वेरी हाई, दे आर गेटिंग डेवलपमेंट डे बाय डे। ठीक है, एंड जो वहाँ अगर हम बात करते हैं यूपी उत्तर प्रदेश की, तो दे हैव इंटू 4:1 वेरी हाई पॉपुलेशन। वहाँ की पॉपुलेशन बहुत है, और अगर देखा जाए तो वर्किंग पॉपुलेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एज स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लेते हैं तो एज स्ट्रक्चर इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। इसमें हमको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 0 to 15 ईयर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम यूथ को कंसीडर करते हैं। 15 to 64 में हम यहाँ पर वर्किंग को कंसीडर करते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन को। ठीक है, और 64 से जो अबव है उन उस एज ग्रुप में हम ओल्ड, रिटायर्ड या फिर एज्ड पॉपुलेशन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, यू मस्ट बी थिंकिंग दैट वाई अगेन आई एम कमिंग टू दीज डेफिनेशंस, जो मैंने पहले बता दिया है। सी, वहाँ पर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, डेफिनेशंस थी। यहाँ आके ये क्या बन गए हैं, एक तरह से आपका टॉपिक वाइज आपको 6 मार्कर्स में, 4 मार्कर्स में आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में तो यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद दीज टॉपिक्स। इस लेक्चर में आपको शॉर्ट में इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि दे आर समरी लेक्चर्स यू कैन से। ठीक है, जो कि आपके एक फ्लो में जा रहा है। आपको जो नेक्स्ट होंगे, जो डिटेल्ड लेक्चर होंगे, उसमें एक एक पॉइंट पे फोकस किया जाएगा एनसीईआरटी को मींस एनसीईआरटी को रेफर करके। ठीक है, सो इट इज़ माय फर्स्ट टाइम आल्सो, इफ एनी मिस्टेक प्लीज लेट मी नो, एंड इट इज़ माय फर्स्ट टाइम, सो थोड़ा मतलब मिस्टेक हो सकती है, सो आई विल इम्प्रूव डे बाय डे इन माय रेस्ट ऑफ द वीडियोज। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड की, तो वर्किंग पॉपुलेशन इज हायर देन नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ डेफिनेशन से मतलब पता चल रहा है, जब वर्किंग पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है,
ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन इज हायर देन नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है, उसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। मैं बात करूँ केरला की, केरला में केरला हैज़ is a very literate state, you can say maximum literacy they have, they're developing, right? And I can say वहाँ पर जो यूथ की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है, इस वजह से वहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी ज़्यादा है, राइट? यूपी की अगर हम बात करते हैं, यूपी में भी बहुत यूथ है, यूथ पॉपुलेशन इज़ मोर, और वहाँ अगर बात करें तो एजिंग जो एज लोग हैं वो कम है, ठीक है, यूपी में मैक्सिमम इस एज ग्रुप के 15 to 64 ईयर्स दे आर मोर। ओके, अब अगर हम बात करते हैं इसकी एडवांटेज क्या है फिर, ठीक है, एडवांटेज है कि करंट वर्किंग पॉपुलेशन इज large, ठीक है, current working population is large and it has relatively small aged population to support, ठीक है, अगर हमारे पास जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो जो आपका एज्ड पॉपुलेशन होगा उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, जो एजिंग पॉपुलेशन होगी वो कम होगी, ठीक है, एंड दिस वर्किंग पॉपुलेशन विल सपोर्ट द एजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल द कंसेप्ट्स, ट्राई टू रिलेट देम राइट टू द कंट्री, यू कैन से टू द पीपल, एंड उस तरीके से आपको इसको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा।